Hello students, how are you? This is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy. हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 ऑफ साइंस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं. आज है पार्ट 3. कल जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने देखा था व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ. तो आज एक बार देख लेते हैं, पूरा समअप कर लेते हैं कि हम आज किस तरीके से आगे जाने वाले हैं. सेल इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट वीडियो पे आते हैं. सेल इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, इसमें एक और चीज़ आएगी, दैट इज़ सेल वॉल. वो मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है. इन शॉर्ट क्या क्या चीज़ आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें से हमने सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का काफ़ी अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है. आज हम देखेंगे सेल वॉल. ठीक है, अब फर्स्ट थिंग कि वहाँ पे सेल वॉल क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि वो जो मैंने सेल बनाया है वो मैंने ह्यूमंस का बनाया है. तो क्या हुआ, ह्यूमंस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. खाली जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो होती है प्लांट्स में. यस, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. वाई, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है. अगेन, जो सेल वॉल है वो प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. प्लांट्स हमने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है. प्लांट्स का जो आउटर होता है, सारी चीज़ें जो प्लांट्स की, वो प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. क्यों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है? बिकॉज सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज प्लांट्स के जो सेल को है, वो जो सेल वॉल को है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो ये सेल वॉल क्या हुई? सेल वॉल इज़ द रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ सेल. मतलब क्या, जो सेल है, प्लांट्स सेल है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और ये जो सेल वॉल है वो एडिशनल लेयर होती है, एडिशनल रिजिड लेयर होती है प्लांट को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने की. ठीक है, हमने देखा कि एक फंक्शन अभी हमने देखा है कि सेल वॉल का क्या है, प्लांट को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना. एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कल हमने देखा था ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक, हायर से लोअर कंसनट्रेशन में पानी ट्रांसफ़र होता है, वाटर का ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो अब प्लांट्स का तो कंटिन्यूस प्रोसेस ही होता है बाहर से पानी अंदर लेना. ठीक है, तो अब क्या होगा, इतना ज़्यादा पानी अगर प्लांट्स की लीव्स में, प्लांट्स के अंदर आता जाएगा, तो प्लांट्स की लीव्स स्वेल अप हो जाएगी. हाउ? उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ हम एक किशमिश ले रहे हैं. ठीक है, किशमिश को अगर हम पानी में डालेंगे, ये सबने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो ट्राई करना. किशमिश को अगर हम पानी में डालेंगे तो थोड़े टाइम में किशमिश एकदम स्वेल अप हो जाएगी. ठीक है, पर बर्स्ट नहीं होती. क्यों? इसका क्या रीज़न है कि जो सेल वॉल है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है कि अगर उस प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, वो स्वेल अप हो रहा है, तो सेल वॉल एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होते. ठीक है, तो प्लांट्स का सेकंड फंक्शन क्या है? प्लांट्स एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल. एक और सेल्स के बारे में, प्लांट सेल्स के बारे में एक हम बात करते हैं कि जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो खाली लिविंग सेल परफॉर्म कर सकते हैं, डेड सेल परफॉर्म नहीं कर सकते. ये आपको एक्टिविटी 5.6 अपनी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा कि जो ऑस्मोसिस है, किस तरीके से ये एक्टिविटी कंडक्ट की गई है. कि एक लीफ ली है, लीफ के अंदर सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन डाला और उसको फिर बॉइलिंग वाटर के अंदर रख दिया. सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन की वजह से जो सेल्स है वो सारे डेड हो गए. अब जैसे ही उस लीफ को बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा, वो जो लीफ है वो स्वेल अप नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो सेल्स है वो सारे डेड हो गए हैं. अब वो ऑस्मोसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सेल वॉल में इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है. सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और सेल वॉल जो है वो एक बहुत ही रिजिड आउटर कवरिंग होती है.
विद इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। और जो सेल वॉल है वो एक प्रेशर भी एक्सर्ट करती है जिससे जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट नहीं होता, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि न्यूक्लियस इज़ अ ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि बताता है एक सेल को कि किस तरीके से सेल को फंक्शन परफॉर्म करने हैं। सेल काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करता है, हमने सेल की डेफिनेशन में देखा था, सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल का हमने देख लिया, सेल इज़ अ ब्रेन, न्यूक्लियस इज़ अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड हैव डबल लेयर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कवरिंग होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास भी एक न्यूक्लियर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि अलाउ करती है, मेम्ब्रेन्स अलाउ करता है कि उसके अंदर और बाहर चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी काफ़ी पोरस होती है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। हमें काफ़ी हमने देखा होगा कि जो पेरेंट्स, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को काफ़ी रिजेंबल करते हैं, काफ़ी सिमिलर होते हैं, इधर मदर से या फादर से कहीं ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। अब ये सिमिलैरिटीज़ क्यों आती है? क्रोमोसोम्स की वजह से। क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब वही जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर आते हैं उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो जो क्रोमोसोम्स है वो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और इस तरीके से पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो ये कैरेक्टर है वो आते हैं, ठीक है। तो कौन ये काम करता है कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का? क्रोमोसोम्स। और किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं? डीएनए। क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स के दो टाइप्स हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए में हम दो और चीज़ देखेंगे, ये जो मैंने जीन और क्रोमेटिन मटेरियल लिखा है वो डीएनए के टाइप्स नहीं है, लेकिन हम इसमें डीएनए और क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट तो देख लिया, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स टू उनके चाइल्ड में ट्रांसफ़र करने की इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से सेल को ऑर्गेनाइज करना है और कंस्ट्रक्ट करना है। जो बच्चे हैं उनके अंदर किस तरीके से ये सेल का कंस्ट्रक्शन करना है। पहले एकदम जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो और सबसे पहले तो मदर के वॉर्म में होते हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर सेल का कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरीके से ये सेल ऑर्गेनाइज होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो तभी दिखाई देता है जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स मैंने लिखा है, क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ओनली व्हेन सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम्स तभी देखे जाते हैं जब सेल डिवाइड होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं होता तब क्रोमोसोम्स किस तरीके से होते हैं? क्रोमोसोम्स तो तब भी प्रेजेंट रहते हैं, पर किस रूप में प्रेजेंट रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड होता है तब वो हमें एज अ क्रोमोसोम्स दिखते हैं, पर जब सेल डिवाइड नहीं होता तब हमें वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह दिखते हैं। डायग्राम भी तुम्हारी बुक्स में दिया है, पूरा क्लियर डायग्राम नहीं है, ये खाली एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दे रखा है, ये भी हमें हेल्प नहीं करेगा, पर ठीक है हम मान लेते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो एज अ क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा, पर जैसे ही वो सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमोसोम्स में हमें क्रोमोसोम्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, एक जीन बाकी रह गया। जीन
फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज जीन। जो भी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है वो है जीन, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि हम देखेंगे जीन और क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। जीन फंक्शनल सेगमेंट है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल नहीं डिवाइड हो रहा होता तो हमें डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की तरह दिखता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ये भी देखा था, यहाँ पे देखो ये रहा सेल, ये है सेल, ठीक है। और सेल के अंदर ये जो डॉट 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 है वो डॉट्स नहीं है, वो एक तरीके का फ्लूइड है। ये रहा, यहाँ पे मैंने लिखा है, अपन ने पहले देख चुके हैं। ये है साइटोप्लाज्मा जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये साइटोप्लाज्मा के हमने अंदर देखे हैं ये सारे सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे मैंने 2 ही सेल ऑर्गेनल्स बनाए हैं, पर 2 नहीं हैं, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सारे सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे। इन सारे सेल ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्मा एज अ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, हम उसमें हमने सारा देख लिया, वो हमें क्लियरली समझ आ गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके क्या फंक्शन है। आज हम देखते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, सबकी बहुत ही डिफरेंट फंक्शंस है। बहुत मज़ा आएगा कल की वीडियो में। आज हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, पर उससे पहले हमने ये देखा था, 2 डिफरेंस देखे थे, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, जिसमें लास्ट पॉइंट था क्रोमोसोम्स, जो कि मैंने बोला था मैं क्रोमोसोम्स वाला टॉपिक करवाऊंगी तब आऊँगी। तो अब शायद तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं हाँ, और यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। जिनको नहीं पता कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, तो प्लीज़ सेकेंड वीडियो देख लेना, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके।